दफन 15। कॉल बेल पर कॉल बेल बजी जा रही थी। कॉल बेल बजते बजते अब ऐसी आवाज निकालने लगी थी मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो, पर बिस्तर पर औंधे लेती झनक के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर कॉल बजनी बंद हो गई। अगले कुछ समय बाद झनक के चेहरे पर गिलास भर पानी उड़ेल देती है, जिससे वह हड़बड़ाती हुई उठ बैठती है। बारिश बारिश हो रही है, मेरा अम्ब्रेला कहाँ है? झनक पल के झपकाती अपने सामने बैठी रिया को देखने लगी और रिया उसका चेहरा तो गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मुझे लगता है तुम्हें अम्ब्रेला ढूंढने के बजाय मुझे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा बैग तुम्हारी वजह से गीला हो गया है। अपनी दोस्त रिया की बात सुनते झनक यूं उछल पड़ी मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैं तो सो रही थी, मुझे लगा बेहोश हो इसलिए पानी डाला और देखो क्या हो गया। गीले बैग को दयनीयता से देखती हुई कहती है, तो तुमने पानी डाला ही क्यों? मासूमियत से झनक पूछती है। क्योंकि पिछले आधे घंटे से कॉल बेल बजा रही थी और मैडम आराम से गधे घोड़े सब बेचकर सो गई। अरे यार क्या सच में? तो तुम अंदर कैसे आए? मास्टर की कहती हुई अपने बालों में फंसी पिन उसकी नजरों के आगे करती हुई कहती है, तो झनक उस पिन को देख ठहाका मारकर हंसती हुई कहने लगी, तो तुम ये भी कर लेती हो? हाँ, तुम जो न कराओ कम ही है। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ इस बार दिल्ली क्यों आए हो? कल रात तो मुझे अपनी शिफ्ट में पहुंचने की जल्दी थी, अब मैं आराम से तुम्हारी राम कहानी सुन सकती हूँ तो प्लीज सुनाएगी। रिया, वो क्या है इस बार जॉब दिल्ली में? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। झनक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रिया चौंकती हुई कहने लगी, तुमने फिर दिल्ली में जॉब ढूंढ ली? देखो झनक, तुम इस बार मेरे साथ शेयरिंग पर बिल्कुल नहीं रह सकती। पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे अपनी नौकरी और पीजी दोनों छोड़ना पड़ा था। तुम हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हो, प्लीज इस बार बख्श दो मुझे। रिया लगभग उसके आगे हाथ जोड़ ली थी। इस बार मुझे नौकरी के साथ रहने का रूम भी मिल रहा है। ओह थैंक्स। तो तुम कल रात कहीं इसलिए तो मेरे पास नहीं आ गई कि रात में तुम वहाँ जाना नहीं चाहती थी? उत्सुकता से रिया उसका चेहरा देख रही थी, जबकि झनक उससे नजरें बचाती हुई कहने लगी, वो बात यह है कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे पास रहना पड़ेगा। क्यों? क्या उस रूम का रेनोवेशन चल रहा है? नो रिया, वो बात ऐसी है कि पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। झनक, तुमने फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कहीं नौकरी मिलते ही वहाँ से तुम्हें निकाल तो नहीं दिया गया? अरे नहीं रिया, जॉब तो पक्की है, बल्कि मुझे यहाँ आने का फ्लाइट का टिकट भी दिया था। तो प्रॉब्लम कहाँ है झनक? एक्चुअली वहाँ जाने का एड्रेस मिस हो गया, तो तुम ही बताओ मैं वहाँ कैसे जाऊँ? क्या मतलब जहाँ की जॉब मिली उसका एड्रेस ही नहीं तुम्हारे पास? ये कैसे पॉसिबल है? ओह मैं ये किससे पूछ रही हूँ? झनक, जहाँ है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होनी ही है। अब जल्दी से बताओ कि इस बार क्या गड़बड़ की है और किस तरह की जॉब है ये? चहकती हुई झनक कहने लगी, जॉब तो बहुत ही अच्छी है रिया, किसी बड़े राइटर को असिस्ट करना है और साथ में रहना खाना फ्री, पर मुझसे एड्रेस मिस हो गया। आगे बोलो, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली उस राइटर का काम बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मुझे उनका एड्रेस मेल करने के बजाय पोस्ट से आया था और उसे मैंने अपने पर्स में रखा था, लेकिन एयरपोर्ट से आते जाने कहाँ गुम हो गया मेरा पर्स। मुझे तो उनके एड्रेस के अलावा उनका नाम तक नहीं पता। झनक, ये कैसा काम है? कहीं तू कोई मुसीबत में न पड़ जाना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ वैसे भी झनक जहाँ जाएगी डरना उसे चाहिए कि पता नहीं वो वहाँ किस तरह की गड़बड़ कर देगी। कहती हुई रिया कसकर हंस पड़ी, जबकि झनक गुस्सा होती एक कुशन उछाल देती है। कुछ देर तक दोनों तेजी से हंसती रहती है। आसमान में हल्की लालिमा नजर आने लगी थी, लेकिन मौसम की वजह से वातावरण में थोड़ी धुंध सी नजर आ रही थी। हल्की धुंध और ठंडी हवा चारों तरफ फैली हुई थी। पक्षियों की धीमी चहचहाहट भी जैसे फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। टेंट के भीतर साहिल नींद में था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी नजर अनिकेत के खाली बेड पर जाती है। वह हल्की से आवाज लगाता हुआ उठ जाता है, अनिकेत सर, सर आप कहाँ हैं? प्रोफेसर, प्रोफेसर। वह चारों तरफ देखता है। अनिकेत का खाली बिस्तर देख साहिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह जल्दी से टेंट से बाहर निकलता चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वह फिर से आवाज लगाने लगता है, अनिकेत सर आप कहाँ हैं? चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हल्की ठंड और जले हुए टेंट के आसपास की राख से हवा में एक अजीब सा दुर्गंध भरा हुआ था। साहिल टेंट के पास पहुंचता ध्यान से देखता है कि अनिकेत वहां खड़े जले हुए टेंट के अवशेषों को घूर रहे थे। साहिल तेजी से उनके पास जाता हुआ कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको टेंट में नहीं देखा तो घबरा गया था। अनिकेत बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहता है, साहिल देखो ये जगह, जले हुए टेंट के अवशेष, यहाँ कुछ तो अजीब है। यह आग
ये सामान्य नहीं थी। साहिल भी जले हुए हिस्से को देखते हुए, क्या मतलब सर? आग तो रात में बुझ गई थी, फिर क्या आप सुबह से यही देख रहे हैं? अनिकेत हवा में गहरी सांस छोड़ते हुए, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिल, क्या तुम्हें यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा? ऐसा लगता है जैसे ये जगह हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। साहिल थोड़ा डरते हुए चारों तरफ देखता है। दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल राख, जले हुए टेंट के टुकड़े और धुआं ही वहाँ था। साहिल हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, सर, आप शायद ज्यादा सोच रहे हैं। ये पुरानी जगहें अक्सर डरावनी लगती हैं। हो सकता है हवा या किसी जानवर की वजह से आग फैली हो। अनिकेत अब साहिल की तरफ देखते हुए कहता है, हो सकता है, लेकिन ये जगह हमें रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है। क्या तुमने रात में कुछ महसूस किया था? साहिल संकोच से कहारे लगा, सर, सच कहूँ तो जब हम टेंट में थे मुझे लगा कि बाहर कोई चल रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा यह मेरा भ्रम होगा। अनिकेत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जले हुए टेंट की राख से कुछ टुकड़े उठाते हुए उन्हें गौर से देखता है। अचानक उनकी नजर राख में एक अजीब चिन्ह पर जाती है जो राख के नीचे था। अनिकेत उस चिन्ह को दिखाते हुए, ये देखो साहिल, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है, ये कुछ अजीब सा है। साहिल झुककर चिन्ह को देखते हुए, ये तो किसी भाषा या निशान जैसा लग रहा है सर, लेकिन यहाँ कौन ये सब करेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा। ये खुदाई और यह आग, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमें जल्दी से यहाँ का काम खत्म करना होगा। साहिल सिर हिलाता चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। दोनों जले हुए टेंट के अवशेषों से थोड़ा दूर हट जाते हैं। दोनों अब आपस टेंट में जाने लगते हैं। साहिल बार बार पीछे मुड़कर जले हुए टेंट की ओर देखता है, मानो कुछ छूट गया हो। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।